मजे ही मजे मजे ही मजे होने वाले हैं बेटा, केमिस्ट्री में होने वाले। इसके लिए मैं की कॉन्सेप्ट का चेकलिस्ट लेकर आया हूं। मजे ही मजे मजे ही मजे मजे ही मजे होने वाले हैं बेटा। किस चीज में होने वाले? केमिस्ट्री में होने वाले। जेईई मेन अप्रैल में आप सभी एटीपीएस बहुत अमेजिंग करने वाले हो। कैसे करने वाले हो? तो यार देखो, मैंने एक कमिटमेंट आपको किया था कि आपके लिए मैं की कॉन्सेप्ट का चेकलिस्ट लेकर आऊंगा, और सॉरी फॉर द डिले बट फाइनली इट इज हेयर, जिसमें की कॉन्सेप्ट जो है जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारा निचोड़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, कि जो पेपर आया था ना केमिस्ट्री का जेईई मेन 2024 के मेजॉरिटी ऑफ द शिफ्ट्स में, उसका डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली मॉडरेट भी नहीं था, इट वाज एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, जो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के हैं। और जिस बच्चे की बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से है, आप में से काफ़ी बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी है, तो बोर्ड्स की तैयारी बढ़िया से है, और अगर बेसिक न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं, प्रैक्टिस खूब कर रखी है, तो काम हो जाएगा। बहुत डीप में चीजें आने की जरूरत ही नहीं, बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हाई फाई क्वेश्चंस करते हैं लेकिन बेसिक्स से दूर चले जाते हैं। नहीं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करके जाना है। तो केमिस्ट्री में मतलब 80+ इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हमको बहुत डीप में जाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो ये गलती है वैसे, कि मतलब डिफिकल्टी लेवल इतना आसान क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। पर कोई बात नहीं, चलिए हम काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, गेम क्या क्या है, आइए सीधा आते हैं पॉइंट पे। और देखिए, सबसे पहले विल स्टार्ट विद आईपीएससी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। देखिए, आईपीएससी का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में तो नहीं था, लेकिन कई शिफ्ट्स में क्वेश्चन आईपीएससी से आया है। और वो जो क्वेश्चन आईपीएससी नेमिंग से रिलेटेड है वो सिंपल ही थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। यानी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली 2 से ज़्यादा पॉलीफंक्शनल मतलब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट नहीं थे। उसके अलावा थ्योरेटिकल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बेटा, जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड आईपीएससी में तो थ्योरी ज़्यादा है नहीं, तो वो बेसिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है जी। जैसे रेजोनेंस एनर्जी आप सभी को पता है कि भाई 2 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेंस हाइब्रिड में और ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा लोवेस्ट एनर्जी का होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इस तरह की बेसिक डेफिनेशन पे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, राइट, या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट हमें आना चाहिए, और उनके रीजंस हमें पता होने चाहिए, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आइसोमेरिज्म की बात करें तो मान लीजिए एनेंटियोमर्स होते क्या हैं। अब मान लीजिए हमें नहीं पता है कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। जैसे एनेंटियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, राइट। अगर हमें ये नहीं पता है, हमें बस रटा हुआ है कि एनेंटियोमर्स के लिए ये करना है, आरएस कॉन्फिगरेशन अपोजिट देखना है, सिमेट्री चेक करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। या फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, अगर हमें नहीं पता तो हम फंस सकते हैं। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस में हम लोग बेटा फंस सकते हैं। बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे नाउ द पॉइंट इज कि भाई ये जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है करना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल द आइसोमेरिज्म। हाँ, जहाँ तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात है तो इसके अंदर एक तो इनॉल कंटेंट हमें आना चाहिए, कैसे कंपैरिजन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं इसके अलावा, तो उनको लिख लेना साथ साथ, कॉपी पेन लेके बैठना। और इनॉल कंटेंट का कंपैरिजन के अलावा बच्चा आप सभी जो स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ये भी क्वेश्चंस अपने को करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में खास तौर पे हमेशा की तरह कायरल कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड किसको बोलते हैं, और रिएक्शंस के साथ मिक्स करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन खूब आते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने कराए हैं काफ़ी सारे। आपने वन शॉट से रिवीजन भी किया होगा, वन शॉट जो मैं वीडियोज़ लेके आया था, बहुत प्यार मिला था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 आवर का वीडियो भी आपने सभी ने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा बेटा। उसके अलावा हमेशा की तरह एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, इन सबसे क्वेश्चन हमेशा की तरह आते ही हैं। बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा से हॉट टॉपिक रहा ही है। वैसे बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम एज पर एनसीईआरटी बोले तो ये हमारे अमाइंस वाले चैप्टर्स में मेनली आया जाता है। तो ओवरऑल क्रक्स आप समझ सकते हो कि आईपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म जो है, इसमें आईपीएससी का यूज ज्यादा आया है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस कम आए हैं, आए भी हैं तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आए हैं। तो आईपीएससी को बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पे, बेसिक लेवल पे कर लो, बहुत रहेगा आपके लिए। और जीओसी, आइसोमेरिज्म में बेसिक्स करिए, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे बेटा। जैसे हम सोच रहे हैं ना कि बहुत एक्सेप्शन आ जाएगा, एसआईआर इफेक्ट आ जाएगा, एसआईपी इफेक्ट आ जाएगा, नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री की सबसे मस्त बात ये है कि प्रॉपर विद इन द सिलेबस आ रहा है, कोई तामझाम अजीब क्वेश्चंस नहीं आ रहे, और बल्कि पहले आए हुए हैं, लेकिन अभी की अगर ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर विद इन द सिलेबस, एंड पेपर जो है इजी आ रहा है।
अब यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शंस वाला पार्ट एंड रिएजेंट्स। देखिए रिएक्शंस वाले पार्ट में हमारा हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइंस, एरोमेटिक रिएक्शंस सब आ गया। तो ये सारे पोर्शंस में अगर मैं बात करूं तो पहली चीज हमें जो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं वी मस्ट नो उनके बेसिक्स की, वो मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं। जनरल मैकेनिज्म का मतलब SN1 कैसे होता है, SN2 कैसे होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसमाइजेशन होता है, उसके अलावा E1 में क्या होता है, E2 में मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। यानी बेसिक्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि SN1 कब फेवरेबल है, SN2 कब फेवरेबल है, रेट ऑफ SN1 कैसे कंपेयर करते हैं। यानी बेसिक बेसिक बातें जो है ना उसी से क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं है। डायरेक्ट अगर बेसिक अच्छे से कर रखे तो बेसिक को ब्रशअप करना बहुत बहुत जरूरी है। उसको आप मतलब बेवकूफ़ी नहीं कर सकते कि उसको छोड़ के सीधा सवाल करने लगे, एप्लीकेशन पे आ गए। तो एप्लीकेशन तो करना ही है, लेकिन एप्लीकेशन के अलावा बेसलाइन को मत छोड़ना। यही सबसे बड़ा टेक अवे है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। NCERT इज गॉड स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT को मतलब बिल्कुल टिप्स पे कर लो, बिल्कुल टिप्स पे कर लो। जो बाकी रिएक्शन वाला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तो रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लो। और जहां तक फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अच्छे कर लो, और उसके लिए भी NCERT इज फाइन, उसके लिए भी NCERT इज फाइन। उसके अलावा रिएजेंट्स, बच्चों ये जेनरिक मैकेनिज्म्स के अलावा, ये एग्जांपल दिए मैंने, मैकेनिज्म इसके अलावा भी हैं, लेकिन जनरल मैकेनिज्म जरूर आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कैसे करते हैं। तो ये चेकलिस्ट में सभी के सभी मैकेनिज्म्स एक बार आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब रिएजेंट्स की बात करते हैं। रिएजेंट्स में हमारे पास जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि PCC का फंक्शन क्या होता है, डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है, डाइबल H के अलावा हमारा LH क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, किसका क्या फंक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनते हैं, है ना। हीट करते हैं तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है। तो रिएजेंट्स की एक लिस्ट बना लीजिए और काम अपना हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, एक रिसोर्स जो है आप बच्चों ने शायद देखा नहीं होगा, मिनी शॉट। मिनी शॉट जो है वो बहुत सारी चीज़ों के मैंने रिवीजन के पर्पस के लिए बनाए हैं, तो मिनी शॉट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वन शॉट का भी यूज़ कर सकते हैं टू रिवाइज सर्टेन थिंग्स, ओके। सीक्वेंशियल रिएक्शंस, कई बार क्या होता है कि रिएक्शंस को मिक्स करके एक सीक्वेंस बना देते हैं कि पहले बेंजीन है, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस किया गया तो ये बना, ग्लायोक्सल बना, ग्लायोक्सल का कैनिजारो किया, तो मल्टीपल रिएक्शंस आ जाती हैं, लेकिन 2, 3, 4 से ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आती हैं। एडवांस्ड में जैसे 10, 15 रिएजेंट्स भी आ जाते हैं एक साथ, यहाँ अपने 2, 3, 4 रिएजेंट्स तक ही आते हैं और नॉर्मली डायरेक्ट होते, कोई बहुत टफ नहीं होते हैं। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस अपने को कर लेनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ से कर सकते हो, PYQ सबसे अच्छा रिसोर्स है। और आप में जो भी बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप क्रैश कोर्स का मटेरियल ढंग से करें, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हैं वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी रिविजिट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गिविंग द मॉक टेस्ट। तो उस मटेरियल को अच्छे से करें। बायोमोलिक्यूल्स एंड POC, बेटा बायोमोलिक्यूल्स POC की अगर बात करें तो आपने देखा IUPAC GOC आइसोमेरिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा जो बीच वाला रिएक्शन वाला पार्ट है उससे हमारा लगभग 3 से 5 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन बनेंगे उससे। और जो लास्ट वाला बायोमोलिक्यूल्स POC है बच्चों, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बायोमोलिक्यूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है बच्चों तो वो है POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात डायरेक्टली लिखी नहीं हुई, पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल NCERT को रगड़ देना है। NCERT वाला जो एंगल है, क्लास 11 में जो चैप्टर है बच्चों, जिल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ढंग से कर लो। फिर जो लसाइन टेस्ट होता है, लसाइन एक्सट्रैक्ट होता है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस कैसे करते हैं, जो कॉलम, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल होता है रिटार्डेशन फैक्टर वाला, वो हमें करना, यानी वो हमें टिप्स पे होना चाहिए। लगभग मैं बता रहा हूँ POC से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। एक हमारा टेस्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये टेस्ट कौन कौन देते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्यूरेट्स टेस्ट होता है, अमीनो एसिड के वेरियस टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट होते हैं, मॉलिश टेस्ट होता है। तो ये सब वीडियोस में बना भी चुका हूं, इनमें आप YouTube के मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। बात समझ में आई सभी को। तो POC इज हॉटेस्ट, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम POC डायरेक्ट। कितना हाई वेटेज आप सोच रहे हो क्या, और डायरेक्टली NCERT को कर लो। और जो टेस्ट मैंने आपको बताया वो टेस्ट सारे के, इसके अलावा भी जो टेस्ट है वो ढंग से आपको पता होने चाहिए कौन क्या करता है।
तो एनसीईआरटी का ढंग से, बायोमोलिक्यूल्स भी प्रॉपर एज पर एनसीईआरटी आता है, प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर लीजिए बायोमोलिक्यूल्स को। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा याद करने का, थोड़ा नहीं काफी कुछ होता है। डीएनए आरएनए कैसे बनता है, उसमें बॉन्डिंग किस तरह की होती है, प्रोटीन के जो वेरियस टाइप होते हैं, जैसे कि मल्टीपल लेवल्स पे प्रोटीन को कैसे स्टडी किया जाता है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेवल पे, टर्शरी लेवल पे किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं, वाइटामिन जो होते हैं उनके फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। ध्यान रखिए सभी के सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ठीक ठाक बनते हैं। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये हमें तभी अच्छे से आएंगे जब हम एनसीईआरटी को ढंग से कर लेंगे। तो अगर अभी के समय में जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि एनसीईआरटी से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ढंग से करो, प्रैक्टिस करो जम के, उसी को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पीवाईक्यूज कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, डीएनए आरएनए से भी क्वेश्चन आए थे, और अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पॉइंट इज कि ये जो सारा पोर्शन है बेसिक लेवल, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल ढंग से आपको करना है। ठीक है, अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अगेन बताया एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि कई बार कैटालिस्ट है कोई, तो कौन सा कैटालिस्ट यूज किया गया है, कहाँ पे किया गया है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे फैक्ट्स, कहाँ पे कौन सी कलर है, कोई रिएक्शन है पर्टिकुलरली। तो अब इसके अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो अगेन एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स, कई आईपीएससी नेमिंग जो होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है या उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, लाइक पता होना चाहिए। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, भाई क्वेश्चन एक फिक्स है इस चीज से। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है कैसे वेरी कर रहा है, इससे असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस आते ही जाते हैं। देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, असर्शन रीजन से भी मिलेंगे, और आपको जो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उससे भी होता है। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में आपके लिए मैं काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट यूट्यूब पे भी लाने वाला हूँ। ठीक है, और वो कंटेंट आपको कौन सा अच्छा लगेगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैंने आपके लिए पता क्या सोचा, मैंने आपके लिए मल्टीपल चीजें सोची है। मैंने सोचा आपके लिए कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन बैंक भी ला सकता हूँ आपके लिए, उसके क्वेश्चन हम खास अच्छे अच्छे क्वेश्चन असर्शन रीजन के ला सकते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट है, जो नॉर्मली अवेलेबल यूट्यूब पे नहीं होता है, और बहुत ही कम समय में, जैसे 10 मिनट वीडियो में आपको काफी कुछ बता दिया, 15 मिनट वीडियो में काफी कुछ बता दिया, क्योंकि एटीपी स्टार इज ऑलवेज वेरी वेल नोन फॉर इट्स कंटेंट टू लेंथ रेशियो, बच्चा है ना, हमने ही ओरिजिनली इस चीज को स्टार्ट किया था। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप किस किस तरह का कंटेंट मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और स्पेसिफिक इनपुट देना। ये जनरल बातें मत करना सर, पीवाईक्यूज ये वो, थोड़ा सा फोकस्ड बातें बताना। आप एटीपीएंस हो, ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आप ठीक से अच्छे अपने इंटेलिजेंट इनपुट्स देना कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हो। पर मैंने इस तरह का सोचा आपके लिए कि 10 to 15 हाई इंपैक्ट वीडियो, जिससे आपके स्कोर में इमीडिएट मतलब इंपैक्ट आए, इन सब की पॉइंट्स को यूज करके। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स लिए जा सकते हैं, कुछ कुछ बहुत चीजें हैं जो केमिस्ट्री में ली जा सकती है। अच्छा, तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और रीजनिंग कि भाई ये ट्रेंड आया तो क्यों आया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है या जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन कैसे हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें होती है, ट्रेंड्स जो होते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डाउन द ग्रुप या कैसे फ्रॉम इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है, उस चीज पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड से भी काफी कॉमन क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह का ऑक्साइड है, इससे क्वेश्चन काफी कॉमनली आता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। केमिकल बॉन्डिंग अगेन 2 क्वेश्चन के बहुत हाई चांस है, जिसके अंदर शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन वेरी कॉमन क्वेश्चन, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, शेप किस तरह की है इसकी, डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो भाई क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, जिसमें पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ये सारे क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। और एमओटी का जो ट्रिक है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ऑलरेडी मेड द वीडियो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप डायरेक्टली सही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज आयनिक करेक्टर या कोवेलेंट करेक्टर यानी फजांस रूल और उसका एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, वो वाली बात होगी केमिकल बॉन्डिंग की। ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो ब्लॉक केमिस्ट्री पहले बहुत सारा होता था, अब ब्लॉक केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने बताया भी था, कई बच्चे सोच रहे थे कि बहुत सारा आएगा। पी ब्लॉक में तो भाई ट्रेंड या बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है, बहुत ज़्यादा डीप में पी ब्लॉक नहीं आता। तो पी ब्लॉक का वन शॉट देख लेना जो मैंने आपके लिए बना रखा था, उसको देख लेना, साथ में एनसीईआरटी की बस ट्रेंड्स कर लेना। ठीक है, लेकिन जहाँ तक डी एंड एफ ब्लॉक की बात है बेटा, तो उसकी रिएक्शंस स्पेसिफिकली अपने को ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, और रिएक्शंस के अलावा उनके यूसेज भी आ जाते हैं, यानी एनसीईआरटी को ढंग से कर लो। जैसे कि K1O4 की रिएक्शन आ जाती है, K2Cr2O7 की रिएक्शन आ जाती है ना। और तो ये हमें टिप्स पे होना बहुत बहुत जरूरी है।
एलिमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिनरल्स में कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बोनाइट हमें दे दिया और पूछ लिया इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी कॉमनली। यानी मेटलर्जी से डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर इनडायरेक्टली एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। तो ब्लॉक केमिस्ट्री से ये मान लीजिए अगेन हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री से बन सकते हैं। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो क्वेश्चन आता ही, मतलब लगभग 2 क्वेश्चन हमारे इससे भी आते हैं। और इसके अंदर हमारा अगेन शेप हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका हाईएस्ट होगा, या मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया और आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो पूछा गया, या आपसे उससे पूछा गया कि कौन सा आयन होगा बताओ, है ना, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ रहा है, 4.7 आ रहा है, कितना आ रहा है। आइसोमरिज्म पूछ लेता है कि कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि लिगेंड्स तरह तरह के होते हैं, ठीक है, तो लिगेंड्स की वैरायटी हमें पता होनी चाहिए, हमें वर्नर्स की जो थ्योरी होती है वो भी बेसिक पता होनी चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बेसिक्स पता होने चाहिए, तो वो बेसिक्स आने चाहिए। आईपीसी नेम के भी बेसिक्स ही होते हैं, बहुत मतलब फाड़ू खतरनाक टाइप के आईपीसी नेम नहीं आते, बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। मेटल कार्बोनिल्स कैसे होते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमें आने बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सॉल्ट एनालिसिस, भैया सॉल्ट एनालिसिस से लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो देखा गया है, एक क्वेश्चन देखा गया है जिसमें सॉल्ट एनालिसिस की जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की रिएक्शंस होती हैं, उससे क्वेश्चन बने हैं, है ना। रिएक्शंस बहुत तरह की होती हैं, जिसमें पर्टिकुलर कोई केटायन या एनायन का टेस्ट है, जिस टेस्ट में जो रिएक्शंस होती हैं, कोई पीपीटी बनता है, उसका कलर ब्लैक है, वाइट है, कैसा है, ये रिएक्शंस आनी चाहिए हमें, तब जाके सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन होगा। और इसमें अगेन मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट कलर्स जो होते हैं, जैसे कि नेस्लर रिएजेंट हो गया, जैसे कि प्रशियन ब्लू हो गया, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो खास तौर पे हमें कर लेने हैं। तो सॉल्ट को कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर ये मान लीजिए जैसा हमारी लैब मैनुअल में दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए हैं उनको बेसिस पे ही करिए। ये नहीं कि कोचिंग्स में जो बहुत डिटेल में कुछ भी पढ़ा दिया, हजारों रिएक्शन करा दी, हीट कर करके ना जाने कौन कौन सी गैस निकाल दी, तो उससे मत घबराओ भैया, नहीं तो तुम्हारी गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो वही इसलिए फोकस्ड पढ़िए, क्योंकि जेई मेन लिटरली बेटा बहुत बहुत आसान हो चुका है, और अगर हम उसको बहुत टफ करेंगे तो सेंस नहीं है, ठीक है। हम जो बेस लाइन है उसको अच्छा करके प्रैक्टिस करें जम के, ताकि पेपर थोड़ा टफ आ भी जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमें बेसिक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री मैंने ओवरऑल बता दिया, चैप्टर वाइज नहीं बताया, मैंने ओवरऑल ही बता दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। देखो बेटा, पहले ही बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, या तो न्यूमेरिकल आए हैं या ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर्व बेस्ड भी आए हैं, लेकिन कर्व बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी इजी आए हैं, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्टली आपको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन का क्या कर्व होता है, आपको पता है कि ये पैराबोलिक रिलेशन लग रहा है या हाइपरबोलिक लग रहा है, तो उससे हमारा बन जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें लेमडा यानी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है और उसके अलावा हमारा पी होता है, पी मतलब मोमेंटम जो होता है, उनका जो रिलेशन होता है उसके कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। तो आप ही बताओ लेमडा और जो पी है उसका कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी के सभी बच्चों, है ना। अच्छा बच्चों, होपिंग दैट आप सभी को इसमें मजा आ रहा है ना, पूरा फुल जोश में। तो भाई लाइक अगर अब तक नहीं किया है तो फुल जोश में लाइक तो बनता है बॉस, लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे देखिए कर्व बेस्ड क्वेश्चंस और बेसिक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आए हैं। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, चाहे नर्स्ट इक्वेशन हो, चाहे हमारा जितने भी इक्वेशंस होते हैं ना, मेन रिएक्शंस होती हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में आप सभी जानते हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, बफर सॉल्यूशंस होता है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, या पीएच की वैल्यू कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब ये जो बेसिक 4-5 कॉन्सेप्ट है ना, इनके डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको पता है कहाँ पे कौन सा लगाना है, सॉल्युबिलिटी वाला केएसपी से कैसे कनेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी, अगर आपको बेसिक्स पता है काम बन गया। आयनिक बहुत डिटेल में आता ही नहीं है। हाँ, इंडिकेटर से कई बार अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, इंडिकेटर वाला पार्ट हमेशा नहीं आता, पर इंडिकेटर से कई बार अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बेटा। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी एंड केसी का कनेक्शन क्या होता है, केपी एंड केसी का कनेक्शन क्या होता है, या सीक्वेंस में रिएक्शन दे दिया आपको कि ये रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, तो बताओ ये जो फाइनल दिया हुआ है इसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा। यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डोंट वरी कि भाई कुछ खास आ रहा है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन कई बार देखा गया है, तो रेडियो एक्टिविटी का जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स में एप्लीकेशन है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहता है, उसके रेट लॉ के हिसाब से जो होता है ना अपना
एन नॉट वाला जो कनेक्शन रहता है, फॉर्मूला रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली देखा गया है। उसके अलावा बेटा जो हमारा आरएनएस इक्वेशन है या रेट लॉ है, उससे क्वेश्चन आने के चांस हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा रेट लॉ है वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर क्या है, उसके बेसिस पे जो यूनिट्स रहती हैं, और उससे रिलेटेड कर्व जो आता है अपना, उसका जो लोगैरिथमिक फॉर्म है, आरएनएस इक्वेशन का जो लोगैरिथमिक फॉर्म है उससे क्वेश्चन बनता है। मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें बेटा, तो मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो बिल्कुल लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आई हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, या अगर इक्विवेलेंस का यूज आया है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, तो बिल्कुल हमें N1V1 = N2V2 टाइप के N फैक्टर के बेसिक्स पे क्वेश्चन आया है। तो अगेन मैं बोलूंगा कि बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, किसी भी चैप्टर को ले लो, किसी भी चैप्टर को पकड़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। रिडॉक्स में हमें ये ध्यान रखना है, रिडॉक्स में हमें ध्यान रखना है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, बहुत टफ वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, इससे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आए हैं, और इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काफ़ी लिंक किया गया है। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए और पूछ लिया कि बताओ भाई इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक्स पे आए हैं। जैसे कि हमारा ये पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट रहता है भाई, थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताता हूँ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अब डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ डेल्टा जी माइनस नेगेटिव कब होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेल्टा जी जीरो है तो क्या होगा, बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स पे। सिमिलरली थर्मो का फर्स्ट लॉ है। अब फर्स्ट लॉ में हमारे पास जो हीट एक्सचेंज है, जो वर्क डन है, और जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उनका रिलेशन क्या रहेगा, उनका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, और डिफरेंट थर्मल कंडीशंस में, जैसे कि आइसोथर्मल कंडीशन है या एडियाबैटिक कंडीशन है, किस कंडीशन में वो कैसे वेरी करेगा, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं अच्छे से, कि आपको बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए कि हर फॉर्मूला आया कैसे, उसमें साइन कन्वेंशन क्या है। तो अगर हम बेसिक सबके फॉर्मूले से क्वेश्चन कर जाते हैं बढ़िया से, तो काम हो जाएगा। यानी बहुत डेप्थ में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा बेटा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो लिखना, क्वांटम नंबर, बोर थ्योरी, बेसिक क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ओवरऑल सबसे बेसिक ही देखे गए हैं, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिले जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड फॉर्मूला तो बता ही दिया, नर्स्ट इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन, फैराडेज लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन, बोर थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ फैक्टर या हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे क्रैक करना है, फॉर्मूलाज को समझो कहाँ से आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रीजन समझो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और खट से क्वेश्चंस करो, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत टफ जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाले, ठीक है बेटा। तो भाई जो मैं सीरीज आपके लिए, जो मैं आगे कंटेंट लेकर आने वाला हूं जेईई मेन 2024 के लिए, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताना। मैंने तो वही सोचा है कि आपके लिए 10 to 15 20 मिनट्स का हाई इंपैक्ट कंटेंट लेके आया हूं, जैसे कि ये वीडियो भी लिमिटेड समय में आपके लिए बहुत सारा रस मैं लेकर आया हूं, होपिंग दैट इससे आपको हेल्प जरूर मिली होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में बच्चों बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड लव यू ऑल द एटीपियंस अक्रॉस द नेशन।